गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWA सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए फिर से NCERT सार बैच की क्लास को लेकर, जो अभी शाम को आयोजित की जा रही है। वैसे सुबह क्लास इसकी होती है, लेकिन जैसा कि कल मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, आज ऑफिस से स्वीकृति मिल गई है कि इसको थोड़ा सा टाइम और बढ़ाया जाए। तो टाइम अगर सुबह देखें तो टाइम होता नहीं है, क्योंकि दूसरी क्लास भी लगी होती है। इसको 4 बजे शाम से 6 बजे तक रखा जा रहा है, क्योंकि इस बीच में जो क्लासेस होती हैं यूट्यूब की होती है, और उसको आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक रिकॉर्डेड कर सकते हैं। तो 4 बजे से 6 बजे तक हम क्लास लेंगे, 2 घंटे की क्लास होगी। अपेक्षा यह होगी कि जो सिलेबस लॉन्ग टाइम चलता, बहुत दिन तक चलता, उसको जल्दी से समाप्त किया जा सके। 1 घंटे की क्लास में हम पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाते हैं, और यह टाइम पहले भी रहा हुआ है हमारा NCERT सार बैच का। अब वह समाप्त हो गया है, तो उस टाइम को हमने रख लिया है। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि जो 18वीं सदी का भारत है, समाज और अर्थव्यवस्था, उसके स्थान पर पहले थोड़ा पेशवा वाला भाग बच गया था, उसको देख लेते हैं। इसके बाद फिर समाज और अर्थव्यवस्था वाले भाग को कवर करेंगे। आज 1 घंटे की क्लास होगी। आज चूंकि दूसरी भी क्लास लगी रहती है, तो 1 घंटे की ही क्लास होगी, और फिर कल से हम 2 घंटे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। जुनैद खान, पूजा मौर्य, तो किशन प्रकाश। तो जो बच्चा होगा, 4 से 6 रखेंगे। जिन बच्चों को दिक्कत होगी वो सुबह ही देख लेंगे, यानी एक दिन के बाद रिकॉर्डिंग वो अवेलेबल हो ही जाता है। तो आप एक दिन डिले करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग वाला क्लास ऑलरेडी मिलता रहेगा। और मैं तो उपस्थित हूँ ही, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझसे कभी भी आप पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट बच्चे भी रिकॉर्डिंग ही देखते हैं, तो कुछ बच्चे जो लाइव हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लाइव को आप चाहें तो स्किप कर देंगे, या उस टाइम अगर सूटेबल नहीं होता है तो। लेकिन टाइमिंग बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो कोर्स आपका मैं अक्टूबर में पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो अक्टूबर में पूरा करने के लिए ही यह सारा तामझाम लगाया जा रहा है। थोड़ा सा बर्डन मेरे ऊपर आएगा, लेकिन उससे फ़ायदा होगा कि आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। फिर दिसंबर से हम लोग दूसरे कोर्स में भी तो जाने वाले, जो फाउंडेशन बैच है उसमें भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पर 18वीं सदी का समाज और अर्थव्यवस्था को अगर देखें, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, इसके बारे में पेशवा का मतलब गुरुजी शासन करने वाला नहीं होता है, पेशवा एक अधिकारी होता है। इसके बारे में बात कर दी गई है। पेशवा क्या है कि अधिकारी है, अष्टप्रधान का अधिकारी है। ध्यान रखिएगा, केवल आप यहाँ से मत पढ़िए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उस दिन क्लास में आकर के मत समझिए, बल्कि जो PDF है उसको भी पढ़ते रहेंगे। क्लास को कंटिन्यू करिए। कारण है कि बिना क्लास के आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी। पेशवा क्या है? एक अधिकारी है मराठा प्रशासन के अधीन। देखेंगे, पेशवा के अधीन अधीन मराठा साम्राज्य, यही हम पढ़ रहे थे। और इसी को हम साम्राज्य यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। और यहाँ पर हमें पढ़ते हुए आगे देखना था जो जो इसका पेशवा है, साम्राज्य। साम्राज्य, और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे बालाजी बाजीराव की चर्चा कर रहे थे। बालाजी बाजीराव तीसरा यह पेशवा है, बालाजी बाजीराव, जो अब प्रभावी हो रहा है, जो अब यहाँ पर शासन कर रहा है। और इसके बारे में हमने देखा था कि 1750 में एक समझौता होता है, सगोला पैक्ट होता है। चूंकि छत्रपति का देहांत हो गया, अब छत्रपति को कोई नहीं था, उसका उत्तराधिकारी नहीं था, तो विभिन्न मराठा सरदारों में एक पैक्ट होता है। और उन मराठा सरदारों में यह पैक्ट होता है कि पेशवा अब कार्यकारी प्रधान बन जाएगा, यानी छत्रपति का स्थान पेशवा ले लेगा। और बाकी जो मराठा सरदार हैं, जैसे भोंसले हैं, चिंधिया हैं, होलकर हैं, गायकवाड़ हैं, ये भी प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। अब उसके बदौलत, इस समझौते के बदौलत, पहले जो छत्रपति का पीठ हुआ करता था, यानी छत्रपति का जो हेड मुख्यालय हुआ करता था सतारा, अब वह पेशवा के मुख्यालय के साथ जुड़ जाता है, और वह स्थान भी परिवर्तित हो जाता है। पहले सतारा था और अब हट करके पुणे हो जाता है। इसके काल में हमने देखा कि बहुत सारे कार्य होते हैं। इसी काल में मराठा साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक होता है, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। इनके ही कार्यकाल में मराठा साम्राज्य का विस्तार कहां तक होता है? विस्तार मालवा, ओडिशा,
के साथ पंजाब तक हो गया, साथ पंजाब तक हो गया, जिसका एक दुष्परिणाम क्या हुआ, पंजाब तक हुआ, इसका एक दुष्परिणाम हुआ, एक दुष्परिणाम क्या होता है, इसका एक दुष्परिणाम हुआ कि अब मराठा क्या हो जाता है, अब मराठे सीधे विदेशी आक्रमणकारियों के दायरे में आ गए, सीधे विदेशी आक्रमणकारियों के दायरे में आ जाते हैं, आक्रमणकारियों के दायरे में आ जाते हैं, के दायरे में आ गए और आ गए। परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, आ गए। यहां पर देखते हैं ये आ गए, यहां जो परिणाम होता है, परिणाम होता है आपका 14 जनवरी 1766 का पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसमें मराठों की भारी हार होती है, मराठों की भारी पराजय हो गई, पराजय हो जाती है, मराठों की भारी पराजय होती है, बहुत बड़ी पराजय मराठों को मिल जाती है, भारी पराजय हुई। ठीक है, यहां जो नेतृत्व कर रहा था पानीपत का या पानीपत के तृतीय युद्ध का पक्ष अगर देखें, तृतीय युद्ध का पक्ष अगर देखा जाए तो पहला हो जाएगा मराठा, मराठा यहां होगा इसका सहयोगी, सहयोगी जो हो जाएगा वह होगा अवध हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा रुहेला हो जाएगा, अवध और रुहेला हो जाएगा। अगर पानीपत के तृतीय युद्ध का पक्ष देखें तो मराठा पहला पक्ष होगा और इसका सहयोगी अवध और रुहेला हो जाएगा। क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बालाजी बाजीराव के कार्यकाल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बालाजी बाजीराव का कार्यकाल है 1740 से 1761 ईस्वी। इनके ही कार्यकाल में मराठा साम्राज्य का विस्तार मालवा ओडिशा के साथ पंजाब तक हुआ। इसका एक दुष्परिणाम हुआ कि अब मराठे सीधे विदेशी आक्रमणकारियों के दायरे में आ गए। परिणाम क्या होता है, 14 जनवरी 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, जिनमें मराठों की भारी पराजय होती है। पानीपत के तृतीय युद्ध का पक्ष क्या था, पहला तो हम देखते हैं मराठा है और इसका सहयोगी है अवध और रुहेला। सभी ने यहां पर यह भी लिख सकते हैं उत्तर भारत के अन्य किसी शासक ने साथ नहीं दिया, अन्य किसी शासक ने साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया, उत्तर भारत के अन्य किसी शासक ने साथ ही नहीं दिया, इसको अकेले लड़ना पड़ा। और ये भी जो था वो एक तरह से अनमनस्कतापूर्ण ही था, बहुत बड़ा सहयोग नहीं था। तो अब हमने क्या देखा, यहां पर बेसिकली हमने क्या देखा, बेसिकली यह देखा कि मराठे पहले, अब देखो जरा मैप के माध्यम से समझते हैं कि दिक्कत क्या हो रही है यहां पर। अब देखो मराठों का क्षेत्र कहां पर है, तो मराठों का जो क्षेत्र है वह असल में मान के चलते हैं यहां पर है, और पानीपत कहां है, पानीपत मान लो यहां है, लेकिन यहां पर ये पंजाब मान लो, यहां पंजाब का क्षेत्र है। अब मराठों को पंजाब से कोई लेना देना है ही नहीं, पंजाब नहीं जाएंगे तो इनको किसी विदेशी आक्रमणकारी से सामना भी नहीं करना पड़ता। लेकिन इस काल तक आते आते मराठा सरदारों ने अनियंत्रित विस्तार किया, ऐसे क्षेत्र में विस्तार किया जहां की इसकी पहुंच नहीं हो सकती है, जो परंपरागत मैदानी इलाका है। मराठों की पहचान रही है कि वो छापा मार लड़ाई करते हैं, छिप करके लड़ाई करते हैं, और अपने पहाड़ी एरिया में वो लड़ाई करने में बड़े माहिर है। लेकिन खुले मैदान में क्या वह लड़ाई आमने सामने की कर पाएंगे, या क्या उनकी रणनीति है या नहीं है, ये मराठा जो पेशवा है उन्होंने सोचा ही नहीं। और ये बढ़ते 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 यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली होते हुए पंजाब चले जाते हैं। और पंजाब जब जाते हैं तो यहाँ से अफगानिस्तान का शासक एंट्री मारता है, जो बार बार 48 के बाद से ही 1748 के बाद से ही अहमद शाह अब्दाली कई बार आक्रमण कर चुका है भारत के ऊपर। अब जब पंजाब के क्षेत्र में दोनों के हितों का टकराव होता है तो एक युद्ध होता है जिसको हम पानीपत की तृतीय लड़ाई कहते हैं। और पानीपत का एक मैदान है, पानीपत एक अभी शहर है जो दिल्ली से
तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। यानी दिल्ली से आगे बढ़कर के 100 किलोमीटर दूरी पर यह युद्ध हो रहा है। यानी दिल्ली के पास ही कहें, 100 किलोमीटर की कोई दूरी बहुत बड़ी दूरी नहीं होगी। यहाँ पर युद्ध होता है और दुर्भाग्य क्या रहा कि बहुत मजबूती से युद्ध करने के बावजूद मराठे पराजित होते हैं। और पराजित होते हैं तो एक तरह से इनके जो अखिल भारतीय सम्राट बनने का सपना था वह टूट जाता है। उसके बाद फिर वह आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ मराठों को सहायता किससे मिली? तो यहाँ पर अवध और रुहेला के साथ मिली। दूसरा जो पक्ष हो जाएगा वह हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा। और यह कौन है? अब्दाली। ये है आपका अफगान शासक, अफगान शासक है। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर मराठों की पराजय होती है। मराठों का सेनापति कौन हो जाएगा? यह भी एक सवाल कभी कभी पूछा जाता है। आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाकर के देखें तो मराठों का जो सेनापति हो जाएगा, जो इस सेना में मतलब यहां पर जो युद्ध कर रहा है, वह हो जाएगा आपका सदाशिवराव। सदाशिवराव कौन है? अल्पवयस्क बालक है। और सदाशिवराव एक बहुत ही मजबूत योद्धा है। मराठों का सेनापति हो जाएगा, यहां पर होगा कारिक, बाजीराव का पुत्र है। और यह है इसका बालाजी बाजीराव का भतीजा, बाजीराव का भतीजा, भतीजा हो जाता है। मान लो भतीजा ही मैंने शब्द लिख दिया, समझ पाएंगे। अब है क्या, यहां पर जानते ही हैं कि गृह संघर्ष होता है। नियम से होना चाहिए कि ये मजबूत योद्धा थे, सदाशिवराव बहुत पावरफुल योद्धा थे। और ये मराठा सेनापति अगर रहते तो वास्तव में स्थिति शायद अलग हो सकती थी। हालांकि पराजय होना इतिहास में हम फिर पलट करके नहीं देखते, जो हो गया सो हो गया। असल में कमान फिर यहां देखते हैं कि जो वास्तविक था यह था, लेकिन असल में सेनापति की का कमान विश्वास राव को दिया गया था, जो एक अल्पवयस्क बालक था। अभी तो खुद मतलब ट्रेंड भी नहीं हुआ था। लेकिन मराठा पेशवा का मानना है कि अपने बेटे को हम पर भार देंगे, क्योंकि ये जीतेगा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि युद्ध तो हम जीत ही लेंगे, जीतेगा तो मेरे बेटे का नाम होगा और आगे उत्तराधिकार की समस्या खड़ी नहीं होगी। लेकिन यह गलती बहुत भारी पड़ा और मराठा सेना खुद से ही पराजित हो जाती है। मराठा सेना खुद से ही पराजित हो जाती है। और यह एक बहुत मुश्किल क्षण होता है। यह एक बहुत मुश्किल क्षण हो जाता है जब हम देखते हैं कि यहां सदाशिवराव, ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी बोला था शिवांगी, लेकिन टाइम मिलेगा तभी तो मैं कर पाऊंगा। नियम से क्या होना चाहिएगा कि आज क्लास होनी ही नहीं चाहिए था, लेकिन आज मैं सबसे अधिक व्यस्त रहा। सुबह से ही मीटिंग वगैरह में बहुत अधिक व्यस्त रहा, जो मैं सैटरडे को हुआ करता था। मेरे बोलने मात्र से सारा काम नहीं हो जाता है ना। अगर मेरे बोलने मात्र से हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। मुझे इंटरेस्ट था कि मैं महात्मा गांधी के बारे में आपको कुछ बताऊं। आज 2 अक्टूबर भी है, लेकिन 2 अक्टूबर को ये तब हो पाता जब सारा क्लास बंद रहता और ऑफिस की भी छुट्टी होती, यानी सारा क्लास ही हमने क्लोज किया होता, तो स्पेशल सेशन लिया जा सकता था। लेकिन यहाँ तो आप समझो कि मैं 200 किलोमीटर तो गाड़ी ड्राइव कर चुका हूँ और उसके बाद फिर मैं क्लास में बैठा हूँ। अभी और भी एक सेशन बाकी है, आपका सुबह का सेशन था, वह तो मैंने शाम को टाल दिया था, नहीं तो आज आपकी क्लास ही नहीं हो पाती। तो ऐसे में नहीं हो पाता है। कभी अगर फुर्सत का क्षण आया या किसी दिन छुट्टी का दिन रहा तो उस दिन मैं ऐसा विशेष सेशन लेना शुरू करूँगा या लेना चाहूँगा जिस दिन छुट्टी का रहे, यानी केवल मुझे एक ही सेशन लेना पड़े। तो इस तरह से हमने क्या देखा, मराठों की पराजय होती है। एक और व्यक्ति तो यहां पर आता है और आता है, उसका नाम है इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी ये कौन है? मराठों की एक विशेष टुकड़ी का, मराठों की एक टुकड़ी का प्रमुख हुआ करता था, लेकिन सभी मारे गए। टुकड़ी का प्रमुख हुआ करता था। इस पराजय के उपरांत हम क्या देखते हैं, पानीपत की लड़ाई में पराजय के उपरांत क्या हो जाता है कि उपरांत मराठा पेशवा की मृत्यु हो जाती है। मराठा पेशवा की मृत्यु हो जाती है। शौक लगा, मृत्यु हो जाती है।
हमने तीसरे पेशवा को देखा कि तीसरा पेशवा थोड़ा सा असफल हो जाता है। अब अगर चौथे पेशवा की बात करें तो चौथा जो हो जाएगा वह होगा माधवराव सेकेंड। माधवराव द्वितीय भी बहुत ही योग्य पेशवा था। यह क्या था? यह एक योग्य पेशवा था, योग्य पेशवा था। यह एक योग्य पेशवा था। हालांकि हम क्या देखते हैं, इनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। माधवराव को देखें तो इसका अगर हम डेट निर्धारित करें, ये 61 से 72 होगा, 1761 से 1772 हो जाएगा। एक बहुत ही योग्य पेशवा यह बनता है, लेकिन बहुत ही कम दिन के लिए होता है, बहुत ही कम दिन के लिए इसका होता है। ठीक है, यह एक योग्य पेशवा था। इसके ही शासनकाल में, इसके ही नेतृत्व में मुगल बादशाह को किससे निकाला गया? को ब्रिटिशों के संरक्षण से निकालकर मराठों के संरक्षण में दिल्ली में स्थापित किया गया। संरक्षण से निकालकर मराठों के संरक्षण में स्थापित किया गया। संरक्षण में दिल्ली में स्थापित किया गया, यानी फिर से इसको दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में स्थापित किया गया। हालांकि जल्द ही 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। 1772 में माधवराव की अकस्मात मृत्यु हो जाती है। माधवराव की अचानक मृत्यु हो गई। अचानक मृत्यु हो जाने से क्या होगा? जाने से मराठा साम्राज्य में, या मराठा साम्राज्य फिर से उत्तराधिकार के संघर्ष में उलझ गया। उत्तराधिकार के संघर्ष में उलझ जाता है, संघर्ष में उलझ गया। फिर से मराठा साम्राज्य क्या है? फिर से उत्तराधिकार के संघर्ष में उलझ जाता है। माधवराव द्वितीय एक योग्य पेशवा था, बहुत ही नवयुवक था, लगभग वैसा ही था जैसा कि हम बाजीराव फर्स्ट को देखते हैं। यह एक योग्य पेशवा था। इसके ही नेतृत्व में मुगल बादशाह को ब्रिटिशों के संरक्षण से निकालकर मराठों के संरक्षण में दिल्ली में स्थापित किया गया। हालांकि 1772 में माधवराव की अचानक मृत्यु हो जाने से मराठा साम्राज्य फिर से उत्तराधिकार के संघर्ष में उलझ जाता है। यानी अब फिर से दावेदारी प्रारंभ हो जाएगी। दावेदारी प्रारंभ हो जाएगी कि कौन यहां पर बनेगा, कौन मराठा पेशवा बनेगा। इसकी दावेदारी यहां पर हो सकती है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में देखो। मैंने चैट देख लिया इसलिए, हालांकि प्रासंगिक चैट तो नहीं है यहाँ, क्योंकि क्लास को डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ा कुछ और रहे। देखो, महात्मा गांधी का व्यक्तित्व हम तभी आकलित कर पाते हैं जब महात्मा गांधी के बारे में हमें ठोस जानकारी। मुझे विश्वास है, वैसे तो मैं महात्मा गांधी जैसा खद्दर पहन करके तो नहीं चलता, महात्मा गांधी जैसा जो जीवन है एडजेक्ट वैसा नहीं जीता, जैसे कथनी करनी में अंतर नहीं होना या सत्य या सत्याग्रह के सिद्धांत पर चलना, वैसा तो एकदम से नेचर नहीं है। लेकिन मुझे गहरी आस्था है महात्मा गांधी के रणनीति पर, कि उनकी रणनीति से ही युगीन समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि मैंने व्यवहारिक तौर पर, मतलब भक्त बन करके नहीं, व्यवहारिक तौर पर मैंने महात्मा गांधी को अच्छा खासा पढ़ा है अपने रिसर्च के दौरान। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने अच्छा खासा पढ़ा है यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में बैठ करके। तो मुझे लगता है कि मैं महात्मा गांधी को बेहतर तरीके से जान पा रहा हूँ सामान्य बच्चों के इतर। लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अलग से सेशन लूंगा। अब दूसरे सारे इतने सेशन लगे रहते हैं, स्पेशल के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो माधवराव की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे मराठा साम्राज्य फिर से उत्तराधिकार के संघर्ष में उलझता चला गया। अब सत्ता के दावेदार कौन होते हैं? सत्ता के दावेदार कौन होते हैं? तो दावेदार होते हैं यहां पर
पहला जो हो जाएगा वह होगा रघुनाथ राव। पहला जो हो जाएगा वह कौन हो जाएंगे? रघुनाथ राव हो जाएंगे। और रघुनाथ राव कौन है? तो रघुनाथ राव जो है वह बालाजी बाजीराव के छोटे भाई। कौन है ये? बालाजी बाजीराव के छोटे भाई, के छोटे भाई हैं। ये चाहते हैं कि पेशवा मुझे बनाया जाए। और दूसरा जो हो जाएगा वह होगा नारायण राव हो जाएगा। नारायण राव एक अल्पवयस्क बालक है और यह हो जाएगा माधव राव का क्या हो जाएगा? का पुत्र हो जाएगा। माधव राव का बेटा हो जाएगा। अल्पवयस्क है, अभी 17 वर्ष का मात्र बालक है, ओनली 17 ईयर। अब रघुनाथ राव को तो लग रहा है कि भाई मुझे मिलना चाहिए, मैं सीनियर हूं मराठा कुल खानदान में, मैं सीनियर हूं तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन उनका जो चरित्र था वह स्टेबल नहीं था। इसकी वजह से मराठा सरदारों ने उनके स्थान पर नारायण राव को, जो कि अभी बालक ही है, कहीं ट्रेंड भी नहीं है, उनको बना दिया। अब बड़ा आ गया गुस्सा। किनको गुस्सा आएगा? रघुनाथ राव को आएगा। और इस पर एक बड़ी दिलचस्प कहानी मैंने मैन वाली क्लास में सुनाई है। किस प्रकार से बड़ी दर्दनाक सी कहानी है कि किस प्रकार से, अब देखते हैं, एक चाचा जी होते हैं ना, घर में भी चाचा जी होते हैं, और एक भतीजा जी, चाचा का यानी बड़े भाई का जो बेटा है वह है। अब चाचा पर जनरली क्या होता है? एक बड़ा दृढ़ विश्वास होता है, अपने पिता से भी अधिक। अगर कोई बालक है तो अपने पिता से भी अधिक चाचा पर ही भरोसा करता है, उनके साथ घूमना पसंद करता है, क्योंकि चाचा जी उनके हर फरमाइश को पूरा करते हैं। तो कमोबेश यहां पर भी यही स्थिति थी। रघुनाथ राव नारायण राव को अच्छे खासे तरीके से रख रहा था, कोई दोष नहीं था। दोष तब उत्पन्न हो गया या द्वेष तब उत्पन्न हो गया जब नारायण राव को पेशवा बना दिया। और रघुनाथ राव को तो फिर भी कम आया, उनकी जो वाइफ थी वो उन्होंने अधिक षड्यंत्र किया। और एक षड्यंत्र करके ऐसा चाल चला गया जिसमें नारायण राव की हत्या की जानी थी। ऐसा कभी भी मराठा प्रशासन में नहीं हुआ था कि अपने ही अपने लोगों की हत्या करेंगे। नारायण राव अभी 17 साल का बालक है, उसे तो छल प्रपंच के बारे में पता भी नहीं है। अगर उसे कहा जाता कि भाई तुम छोड़ दो तो शायद उसे पता भी नहीं होता कि पेशवा का पद क्या है। अब ऐसा षड्यंत्र किया गया कि नारायण राव हंसता खेलता महल में घूम रहा है और उनकी चाची जी और चाचा जी ने भी थोड़ा सा सहयोग इसमें किया। चाचा जी को भी दोष मुक्त नहीं कर सकते। वहां पर क्या होता है कि एक प्लान बनाया गया, एक बाहर से हत्यारे को बुलाया गया और कहा गया कि नारायण राव की हत्या करनी है। नारायण राव जब उस महल में जाता है, शनिवारा उसको कहते हैं, महल जाता है, तो वहां पर चाची ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको हत्यारे के हवाले कर दिया। उस समय रघुनाथ राव पूजा कर रहे थे, पूजा पर बैठे हुए थे। और उस समय जब हत्यारे को देखा उसने, तो उसने प्रयास किया कि इसको अलग किया जाए, यानी हत्यारों को दूर किया जाए, क्योंकि चाचा का एक प्रेम उभर करके सामने आता है। लेकिन चाची जी थोड़ी क्रूर थी, उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। महल में हत्या हो गई नारायण राव की, पेशवा की हत्या हो गई। अब मतलब उस समय का एक दर्दनाक सा दृश्य आता है कि जब बताया जाता है कि वह चिल्ला रहा था कि चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। चाचा को वहां काका कहा जाता है, महाराष्ट्र में देखेंगे तो काका कहा जाता है। काका मतलब मराठी भाषा में है काका बचावा, ऐसे करके कुछ कहा जा रहा है। और काका जी उनको रक्षा नहीं कर पाए, अंततः हत्या हो गई। अब माना जाता है कि वह जो शनिवारा है इतना अभिशप्त हो गया है, अभी भी रात में आवाज आती है नारायण राव की कि काका काका करके कोई बच्चा लगता है उस महल से चिल्ला रहा हो। अभी भी ये कहानी बहुत प्रचलन में है। कभी आपको इंटरेस्ट लगे तो एक बार नारायण राव की हत्या वाली कहानी इंटरनेट पर भी आप सुनते हैं। मतलब किसी भी दूसरे जो इधर उधर की कहानी रील फील देखते हैं ना, उससे कई गुना अच्छा कहानी वहां मिलेगा। और वास्तव में बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है। अभी भी लगता है उस बच्चे की आवाज उस शनिवारा से, यानी वारा मतलब वहां घर कहते हैं, वारा मतलब घर हो, तो शनिवारा से आवाज अभी भी रात में निकलती है। एक बच्चा चिल्ला रहा है काका मुझे बचाइए। तो ये था नारायण राव। माधव राव का जो पुत्र था उसकी यहां पर हत्या कर दी जाती है। और फिर हम क्या देखते हैं कि यहां हमने क्या देखा, यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि सॉरी नारायण राव माधव राव का बेटा भाई, सॉरी यहां मैंने एक चीज लिख दिया गलत।
माधवराव का भाई था, माधवराव का भाई होगा नारायण राव। आगे क्या देखते हैं कि 1773 में नारायण राव की हत्या कर दी गई, नारायण राव की हत्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, नारायण राव की हत्या कर दी। इसके बावजूद भी रघुनाथ राव को पेशवा का पद, रघुनाथ राव को पेशवा का पद प्राप्त नहीं हो पाया। इसके बावजूद भी रघुनाथ राव को पेशवा का पद प्राप्त नहीं हो सका, वो पेशवा का पद प्राप्त नहीं हो सका। क्योंकि नहीं हो सका क्योंकि योग्य मराठा सरदार, योग्य तथा प्रतिष्ठित मराठा सरदार नाना फडणवीस ने क्या किया? फडणवीस ने माधवराव के पुत्र को, फडणवीस ने माधवराव के पुत्र सवाई माधवराव, इसको हम कहते हैं सवाई माधवराव, जिसको हम कह सकते हैं माधवराव सेकंड, माधवराव सेकंड को पेशवा बना दिया, पेशवा बना दिया। यानी हत्या वगैरह सब कुकर्म कर लिया, लेकिन फिर भी रघुनाथ राव को यहां पर पेशवा का पद प्राप्त नहीं हो सकता है, उसे पेशवा का पद प्राप्त नहीं हुआ। जो छोटे बालक थे, ठीक है, सुन के ही आंखें भर गई, चलिए कोई बात नहीं। 1773 में नारायण राव की हत्या कर दी गई। इसके बावजूद भी रघुनाथ राव को पेशवा का पद प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि योग्य तथा प्रतिष्ठित मराठा सरदार नाना फडणवीस ने माधवराव के पुत्र सवाई माधवराव, जिसको इतिहास में माधवराव द्वितीय के नाम से जाना जाता है, को पेशवा बना दिया। अब रघुनाथ राव क्या होता है? अब रघुनाथ राव निराश होकर ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में चला गया, या पेशवा बनने के लिए ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में चला गया, होकर पेशवा बनने के लिए ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में चला गया, कंपनी के संरक्षण में चला गया, संरक्षण में चला गया। इस कदम से, या इसी कदम से कर दीजिएगा, इसी कदम से मराठा ब्रिटिश संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, पृष्ठभूमि तैयार हो गई। इसी से हम क्या देखते हैं? मराठा ब्रिटिश संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अब रघुनाथ राव निराश होकर पेशवा बनने के लिए ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में चला गया। इसी कदम से मराठा ब्रिटिश संघर्ष की पृष्ठभूमि हो जाती है तैयार हो जाती है। फिर हम क्या देखते हैं? एक तरह से पृष्ठभूमि यहां पर तैयार हो जाती है। यानी इसके बाद हम देखते हैं 3 प्रकार के युद्ध होते हैं, लेकिन वह युद्ध जो होता है वह अलग अलग समय पर होता है। जैसे इसी क्रम, इसको भी लिख सकते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। अब रघुनाथ राव निराश होकर पेशवा बनने के लिए ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में चला गया। इसी कदम से मराठा ब्रिटिश संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। 3 आंग्ल ब्रिटिश संघर्ष होते हैं, 3 आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ है। आंग्ल मराठा संघर्ष 3 प्रकार का होता है, 3 बार होता है। आंग्ल मराठा संघर्ष होता है, और यह होता है आपका संघर्ष जो होगा, पहला जो होगा वह होगा 1775 से 1782। यह होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा, मराठा युद्ध। इसमें हम क्या देखते हैं कि संधि जो होती है युद्ध के मध्य, वह संधि होती है, पहली संधि है आपका सूरत की संधि।
सूरत की संधि होती है, फिर 1775 में होती है। फिर देखेंगे पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि अगर देखा जाए यह हो जाएगा 1776 में। और लास्ट में होता है सालवाई की संधि। सालवाई की संधि होती है और यह होता है 1782 में। इस तरह से पहला मराठा युद्ध, बहुत सारी घटनाएं हैं इसके साथ, अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती है, उन घटनाओं की चर्चा यहां पर नहीं करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मैटर अतिरिक्त दे दिया है ताकि इन संधियों को आप याद रखें, क्योंकि एडवांस लेवल पर हमें इसको थोड़ा सा विस्तार में ही पढ़ना होगा, इतने से काम नहीं चलेगा। सूरत की संधि है, पुरंदर की संधि है और सालवाई की संधि। क्या आप में से कोई बच्चा कह सकता है कि इतिहास को पढ़ने के दौरान पुरंदर नामक स्थान पर की गई संधि क्या पहले भी हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? क्या हमने पहले भी पुरंदर की संधि पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? तो एक पुरंदर की संधि पढ़ी है हमने, ऐसा मैं आपको बता देता हूं। एक पुरंदर की संधि हमने पढ़ी है। हाँ, काका शब्द, दोनों भाई कैसे हुए? वो तो बालाजी बाजीराव के थे ना, बालाजी बाजीराव के भाई थे ना रघुनाथ राव। और ये जो माधवराव है वो भाई तो है नहीं, वह तो पुत्र हुआ करता था ना माधवराव। तो दोनों भाई नहीं हुए प्रियांशु जी, चाचा भतीजा हुए ना। नहीं समझ पाए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो यहां हमने, हाँ बिल्कुल, शिखा यादव ने कहा, सही उत्तर दिया, 1665 में इसका होता है। आपको उत्तर देना था, यहां पर जवाब देना था। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा, हाँ पूछा है ना। तो अब मैंने कई बार इसको बताया, जैसे सुमित कुमार का भी जवाब सही है। पहला जो इससे पहले पुरंदर की संधि हुई थी वह शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुई थी 1665 में, यानी लगभग 101 वर्ष पहले ऐसी संधि हो चुकी है। उसी स्थान पर हम फिर दूसरी संधि देखते हैं। दूसरा जो युद्ध हो जाएगा वह हो जाएगा 17 तो हो ही गया, 1802 से 1805 तक यह हो जाएगा आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसमें हम देखते हैं कई प्रकार की संधि होती है। संधि जो इसमें होगी वह पहला जो हो जाएगा वह होगा वसीन की संधि। वसीन की संधि होगा, और वसीन की संधि कहां होता है? 1802 में होता है। मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड तथा ब्रिटिशों के मध्य यहां पर होता है। और इसी में हम क्या देखते हैं कि यहां पर मराठों ने, यानी पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। अब सहायक संधि क्या है यहां पर नहीं समझेंगे, इसलिए मैं लिखाना नहीं चाह रहा था, मैं आगे बताऊंगा। सहायक संधि स्वीकार कर ली। सहायक संधि को कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। सहायक संधि को हम क्या कहते हैं? सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। तो यहां पर मराठा पेशवा ने क्या किया? सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मराठा पेशवा क्या करता है? सहायक संधि को स्वीकार करता है। मराठा पेशवा क्या करता है? सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है। ऐसा पहली बार होता है। फिर हम देखते हैं कि यहां पर सहायक संधि जब स्वीकार किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि कई प्रकार की संधियां होती है। पहला हमने देखा वसीन की संधि, दूसरा है आपका देवगांव की संधि। देवगांव की संधि, ये थोड़ा फैक्ट्स मैं आपको लिखा देता हूं ताकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये होती है 1803 ईस्वी में। और जो यह संधि होती है वह होती है आपकी भोसले वर्सेस ब्रिटिश। भोसले तथा ब्रिटिश कंपनी के मध्य होता है, ब्रिटिश। तीसरा जो संधि है, पहला देखा, तीसरा जो संधि होता है वह होता है सुरजी अर्जन गांव की संधि। सुरजी अर्जन गांव की संधि, अर्जन गांव की संधि। और यह जो होता है आपका, यह भी आपका हो जाएगा 1803 में ही, मान लीजिए यह हो जाएगा सिंधिया।
अब सिंधिया कौन है भैया? सिंधिया महाराज हैं। सिंधिया तथा ब्रिटिश के मध्य होता है, ब्रिटिश के मध्य होता है। सुरजी अर्जन गांव की संधि और लास्ट में एक संधि हो जाएगी, वह हो जाएगा आपका मंगलोर की संधि, सॉरी, एक जो संधि हो जाएगा आपका हो जाएगा मंगलोर नहीं, मंदसौर की संधि हो जाएगी। मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और यहां जो है वह हो जाएगा आपका मंदसौर की संधि हो जाएगी। उसके माध्यम से हम क्या देखते हैं कि यह युद्ध समाप्त होता है। मंदसौर की जगह पर हम उसको एक दूसरा भी नाम दे सकते हैं, वह होगा राजपुर घाट की संधि। उसी के पास है राजपुर घाट की संधि। यह होता है 1805 ईस्वी में, और यह जो होता है आपका होलकर के साथ होता है। किसके साथ? होलकर तथा ब्रिटिश के मध्य होता है, ब्रिटिश के मध्य। यह है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यहां पर पहले डेट डाल रहे हैं, पहले डेट ही डाल देते हैं, एक समान रहेगा। 1816 से 1819 यहां क्या हो जाएगा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध में मराठा अंतिम रूप से पराजित हुए, या मराठे अंतिम रूप से पराजित होते हैं, अंतिम रूप से पराजित हुए। अंतिम रूप से पराजित हुए मराठों को क्या होता है? मराठा परिसंघ को भंग कर दिया गया, को भंग कर दिया गया, मराठा परिसंघ को भंग कर दिया गया, कर दिया गया। पेशवा को पेंशन देकर, पेंशन देकर कहां भेज दिया गया? पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया गया तथा छत्रपति के पुराने वंशज या छत्रपति के किसी एक वंशज को, एक वंशज जिसको हम कहते हैं प्रताप सिंह था, प्रताप सिंह को फिर से छत्रपति बनाया गया, छत्रपति बनाया गया तथा फिर से सतारा राज्य की स्थापना की गई, फिर से सतारा राज्य की स्थापना की गई, स्थापना की जाती है, फिर से सतारा राज्य की स्थापना कर दी जाती है। अब देखिए, इस कहानी नहीं समझ पा रहे। कहानी यह है कि रघुनाथ राव ने जो रायता फैलाया था, रघुनाथ राव ने जो मुश्किलें खड़ी की थी, उसकी वजह से आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ हुआ। क्यों प्रारंभ हुआ? कि मैं एक मिनट बोल देता हूं, फिर मैं हट जाऊंगा बोर्ड से। कि रघुनाथ राव ने ब्रिटिशों को कहा कि सर, मुझे अब पेशवा बनाने में आप मदद कीजिए, और अगर पेशवा बनाने में आप मदद करते हैं तो मैं आपको कुछ रियायत दूंगा, आपको विशेष क्षेत्र दूंगा, सालसेट दूंगा, वसीन दूंगा, ये सब मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा, और मैं आपके हिसाब से ही चलूंगा। तो ब्रिटिशों को तो हमेशा चाहिए ऐसे हस्तक्षेप करने का मौका। मराठा बहुत शक्तिशाली राज्य है, और यहां पर हस्तक्षेप करने का अगर बैठे बिठाए मौका मिल रहा है तो ब्रिटिश तो इसको खोएगा नहीं। तो ब्रिटिशों ने कहा चलो ठीक है, जो मराठा पेशवा अभी है उसको हम हटा देंगे अपनी सेना की मदद से, और फिर रघुनाथ राव को पेशवा बनाना तय हुआ, और एक सेना चल भी पड़ी। लेकिन ब्रिटिशों को भी अंदाजा ही नहीं था कि मराठे चीज क्या है। मराठा सेना को महाराष्ट्र के क्षेत्र में हराना तो ब्रिटिशों की बस की बात नहीं थी। ब्रिटिश ये समझ नहीं पाए। एक व्यक्ति समझ रहा था, जो वारेन हेस्टिंग्स नाम का व्यक्ति है, जो बंगाल का गवर्नर भी है, वह इस बात को समझ पा रहा था कि मराठे अभी बड़े शक्तिशाली हैं और ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से पराजित करने वाला है। उसने कहा, अरे रुक भाई, अभी युद्ध मत कर। और उसने एक पुरंदर की संधि करके युद्ध को रुकवा दिया बिना युद्ध किए ही, और कहा गया कि रघुनाथ राव को, अब उन्होंने एक तरह से वादा कर दिया था कि आपको पेशवा बनाएंगे, तो रघुनाथ राव को कहा कि नहीं नहीं, आपको पेशवा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैं आपको आजीवन पेंशन देता रहूंगा।
लेकिन यहां पर जो बंबई के अधिकारी थे, चूंकि ये क्षेत्र बंबई के अधीन आता है, और हस्तक्षेप किसने किया था? कलकत्ता के लोगों ने किया था। बंबई के अधिकारियों को लगा कि ये तो भाई गलत बात है, ये तो मेरा क्षेत्राधिकार है। उस समय आपको याद दिला दूं कि आगे जब पढ़ेंगे तो ब्रिटिशों के शक्ति के 3 केंद्र थे, एक बंगाल, एक बंबई, एक मद्रास। मद्रास का मतलब चेन्नई, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में है। तीनों जगह अलग अलग गवर्नर होते थे। ये बात अलग है कि बंगाल का गवर्नर सबसे प्रसिद्ध हो गया है आगे चल करके। तो बंबई के गवर्नर ने कहा कि भाई तुम बंगाल का गवर्नर है, अपने घर में रहो, मेरे यहां पर क्यों हस्तक्षेप कर रहा, मुझे युद्ध करना है। तो कहा करो भाई। जैसे करने के लिए गया, उसको भयानक से पराजय मिल गई, क्योंकि पता ही था कि मराठे अभी बहुत शक्तिशाली है। अंततः एक समझौता होता है 1780, इस बीच में कई लड़ाइयां होती है। 1782 में एक समझौता होता है और अंग्रेजों ने वादा किया कि अब मैं आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आगे चल करके आप देखेंगे रघुनाथ राव का देहांत भी हो जाता है। लेकिन रघुनाथ राव का वंश समाप्त नहीं हुआ। जब नारायण राव की मृत्यु होती है तो यहां पर जो अगला पेशवा बना वह बाजीराव द्वितीय था। और बाजीराव द्वितीय है कौन? ये रघुनाथ राव का ही बेटा था। यानी रघुनाथ राव तो नहीं पेशवा बन सका, लेकिन अपना बेटा जरूर उसने बना लिया, क्योंकि उत्तराधिकार उसमें कोई बचा ही नहीं था। मजबूरी थी यहां पर बाजीराव द्वितीय को ही पेशवा बनाया जाए। भले वो रघुनाथ राव का ही बेटा है, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे बनाया गया। इस तरह से पूरी कहानी घूम रही है। और पहले में तो हमने देखा निर्णायक नहीं लड़ाई हुई, लेकिन दूसरे वाले में निर्णायक थोड़ी लड़ाई हो जाती है जब पेशवा खुद पहुंच जाता है कि मैं सहायक संधि करूंगा। और तीसरे वाले में तो मराठे बुरी तरह से पराजित होते हैं और मराठा राज्य समाप्त हो जाता है। लेकिन मराठा राज्य पर हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। क्यों? लोग कहेगा कि देखो अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया। तो वहां पर क्या किया कि एक नए शासक को स्थापित किया गया, नाम प्रताप सिंह था। उनको राजा बना दिया गया और कहा कि आप ही राजा रहिए, पेशवा राजा नहीं रहेगा। और उसके लिए एक नया सतारा राज्य ही बना दिया। बाद में इसको भी देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत इसको मिला लिया जाता है। तो ये 3 यहां पर आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, मैसूर लिखे हैं क्या? मैसूर लिखा है तो इसको हटा लेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लिखा गया है, यहां पर मराठा कर देते हैं। अगर मैंने मैसूर लिखा है तो यहां पर मराठा लिखना पड़ेगा ना, मराठा लिखना पड़ेगा। क्या पीछे भी लिखा गया है? क्योंकि बोलने के क्रम में यहां पर आंग्ल मराठा है, आंग्ल मराठा है, ठीक। यहां पर मैंने मैसूर लिख दिया था, मराठा हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या देखा, तीनों युद्ध के माध्यम से मराठा साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यद्यपि कि एक समय बहुत बड़ा यह राज्य हुआ करता था, लेकिन बाजीराव सेकेंड नहीं, बाजीराव फर्स्ट की थी। आप कल से ही सुमित यादव मस्तानी के पीछे हैं कि मस्तानी का नाम बता दीजिए, मस्तानी का नाम बता दीजिए। तो यहां पर मुझे लगता है कि आपकी उत्सुकता जायज ही है, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई में फिर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि बाजीराव मस्तानी की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। लेकिन उस दिलचस्प कहानी में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो मेरे विचार से आपको क्या करना है, यहाँ पर छोड़ देना है। बाजीराव फर्स्ट के साथ मस्तानी नामक एक नायिका का जुड़ाव है, लेकिन जरूरी नहीं है यह एक प्रकार से मतलब सत्य ही हो। कभी कभी कहानी भी बना दिया जाता है। मराठों की पराजय के क्या कारण थे? मराठों की पराजय के कारण हर जगह मराठे क्या हो जाते, पराजित होते हैं। जबकि एक समय ये बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। तो इसकी पराजय के क्या कारण थे? एक तरह से मराठा सरदार क्या है, मराठा सरदार कम अनुशासित थे, कम अनुशासित थे। मराठा सरदार कम अनुशासित, यानी अनुशासन में नहीं रहते थे। जैसे हमने मुगलों को देखा कि मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से उसने अनुशासन बना के रखा था, लेकिन मराठा सरदार अनुशासित नहीं हो पाते हैं। जिसको जो मन करता है वही करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब राजा की बात आप नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक है कि फिर व्यवस्था अच्छी बनानी मुश्किल हो जाएगा। मराठा सरदार क्या हो जाएंगे, कम अनुशासित हो जाएंगे। कम अनुशासित हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नया आर्थिक यानी साम्राज्य में अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू नहीं कर सके, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू नहीं कर सके।
लागू नहीं कर सके, साम्राज्य में अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं लागू कर सके। फिर हम देखते हैं आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, अर्थव्यवस्था का भी आधार व्यापक नहीं कर सके, अर्थव्यवस्था का आधार भी व्यापक नहीं कर सके, आधार भी व्यापक नहीं कर सके, यानी उद्योग धंधों के विकास पर, व्यापार वाणिज्य के विकास पर बहुत अधिक फोकस नहीं कर सके, क्योंकि दिन रात ये युद्ध में ही उलझे रहे। इसकी वजह से बड़े क्षेत्र पर शासन कर लिया, लेकिन अस्थायी व्यवस्था बनाना इनके बस की बात नहीं रही। तो यह एक बहुत बड़ा सेटबैक रहा, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि यह पराजित होता है। माधवराव को भाई लिख दिया है क्या? माधवराव भाई नहीं है भाई, माधवराव क्या है, कहां पर लिखा है? आप लोग इतने लेट से अगर चैट करेंगे तो फिर पूरा क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा क्या? कार्यकारी विश्वास है, सदाशिवराव है, भतीजा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं माधवराव योग्य पेशवा था, इसके नेतृत्व में मुगल बादशाह को ब्रिटिशों के से निकालकर मराठों के संरक्षण में लाया गया। माधवराव की अचानक मृत्यु हो जाती है, यहाँ तो कहीं भाई बंधु नहीं है। अब देखते हैं सत्ता का दावेदार है आपका बालाजी बाजीराव का छोटा भाई है, और नारायण राव है माधवराव का भाई। ठीक तो है? माधवराव कौन है? माधवराव बालाजी बाजीराव का बेटा है ना, तो अगर वो चाचा हो गया ना, फिर इसमें दिक्कत क्या है? इस रिलेशन में आप क्यों फंसा हुआ है? जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को प्राप्त कीजिए ना। भाई भतीजा में कहाँ फंसे हुए? ठीक ही लिखा हुआ है। आपने क्लास को बेशक आपने डिस्टर्ब कर दिया है, आपने क्लास को डिस्टर्ब कर दिया है भाई भतीजा के चक्कर में। अर्थव्यवस्था का आधार भी हम क्या देखते हैं कि ये व्यापक नहीं कर सके, व्यापक इन्होंने नहीं किया। कुशल प्रशासन व्यवस्था को नहीं स्थापित कर पाए। कुल मिलाकर वो क्या कर सके? कुल मिलाकर मराठे एक वैकल्पिक राजनीति को नहीं प्रस्तुत कर पाए, राजनीति को प्रस्तुत नहीं कर सके। इस तरह से धीरे धीरे ये सभी राज्य पराजित हो जाते हैं, जबकि एक समय यह बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। एक समय बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो यह था आपका जो मराठा पेशवा वाला था कहानी। संक्षेप में ही सही, लेकिन हमने सब कुछ पढ़ा है। अब थोड़ा सा एक लास्ट का चैप्टर अगर देखेंगे बुक में, तो लास्ट का चैप्टर जो आपको दिखाई देगा, वहां पर दिखाई देगा लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन। यही बुक है ना, ये वाला बुक है ना आपका। जैसे आप लोगों के पास भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भेजा था कि ये बुक खरीद लें। मेरे विचार से ये बुक इंटरनेट पर अवेलेबल है, 100 रुपये के आसपास शिपिंग चार्ज वगैरह लगा के दे रहा है। तो चाहे तो ये बुक खरीद ले। हम लोग तो मान लो कि पढ़ाते हैं तो खरीदते ही रहते हैं, और नया नया वॉल्यूम खरीदते रहते हैं। तो चाहे तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है। दोनों बातें एक ही है, पेज नंबर का इधर उधर हो सकता है, लेकिन कंटेंट लगभग वही है। तो आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें पीडीएफ से पढ़ें, बुक खरीद के पढ़ना चाहें बुक खरीद के पढ़ें। बस है क्या कि हमें थोड़ा ज्ञान अधिक लेने की आवश्यकता होती है। अगर आप सोचते हैं कि कुछ चीज़ें डॉट 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 करके कुछ चीज़ें हमने ले लिया और एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, तो आप सब कुछ कर दीजिए, बस यह ख्वाब मत पालिएगा कि एग्ज़ाम हम क्वालिफाई करने जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ी सी तैयारी हमें अच्छी करनी होती है। पीसीएस वैसे नहीं निकलता है जैसा कि लोगों ने आपसे वादा किया है। पीसीएस जो निकलेगा थोड़ा सा इन्हेंस करके, जब हमारी जानकारी हो जाएगी तभी निकलेगा। अब देखते हैं कि तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन, 18वीं आर्थिक जीवन कब हो जाएगा? जीवन यह हो जाएगा 18वीं सदी का। थोड़ा सा यहां पर भी हम लोग देखेंगे सामाजिक आर्थिक जीवन 18वीं शताब्दी का कैसा था, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसे थी। तो मोटे तौर पर तो हमने यह समझ लिया है कि अर्थव्यवस्था के जो तत्व है उनमें अब विदेशी तत्व भी शामिल हो चुके हैं। जो आर्थिक विकास हो रहा है या व्यापार वाणिज्य हो रहा है, उसमें अब बहुत सारे ऐसे व्यापारी जुड़ रहे हैं जो भारत के नहीं थे, बल्कि भारत में यूरोप से आए थे।
चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे फ्रांसीसी हों, चाहे ब्रिटिश हों, चाहे डच हों, चाहे स्वीडिश हों, चाहे डेन, वो कहाँ से आए थे? विदेश से आए थे, यूरोप से आए थे और यहाँ से वह व्यापार कर रहे थे। तो अगर अर्थव्यवस्था में हमारा व्यापार बढ़ता है तो उसका क्या परिणाम होगा? अगर अर्थव्यवस्था में हमारा व्यापार बढ़ता है, यानी सीधे सीधे हम कहें, अगर हम निर्यात अधिक करने लग जाते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में निर्यात अधिक होने लग जाता है, तो क्या अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी या अर्थव्यवस्था में सिकुड़न आएगी या अर्थव्यवस्था कमजोर होगी? क्या कह सकते हैं आप? अगर किसी अर्थव्यवस्था में निर्यात अधिक होता है तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, समृद्ध होगी या फिर अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी? अगर ये कॉन्सेप्ट आप बता सकें तो उसी पर निर्भर करेगा कि ये कहानी आप बढ़िया से समझेंगे या नहीं समझेंगे। ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप इकोनॉमी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, इकोनॉमी समाप्त भी हो गया है। तो एक बार आप मुझे कंफर्म करिए, क्या अर्थव्यवस्था में अगर हम निर्यात अधिक करते हैं तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी या बुरी होगी? अर्थव्यवस्था अच्छा होगा, मजबूत होगा, या अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं होगा? बुक थोड़ा पढ़ना चाहिए बच्चे, एक बार बुक पढ़ना चाहिए कि लास्ट पेशवा बाजीराव थे कि जिन्हें विठूर भेजा था। हाँ बिल्कुल वही थे, वैष्णवी सिंह, उन्हें ही भेजा था, बाजीराव द्वितीय ही था। ठीक है, तो किशन ने कहा समृद्ध होगा, शिखा ने कहा समृद्ध होगा, मजबूत होगा, मजबूत होगा, मजबूत होगा। सभी बच्चों ने कहा समृद्धि आएगी, मजबूत होगा। चलिए, इसका मतलब है कि हमें यह बातें क्लियर है कि अगर हम इस कालखंड की बात करें, जिस कालखंड की बात हो रही है 18वीं सदी का, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होने जा रही है। लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि सामान्य जनता को भी के पास भी समृद्धि पहुंच रही है? क्या अगर हमारी जीडीपी, मैं दूसरे अर्थों में पूछता हूं, समृद्धि का मतलब जीडीपी से आएगा, अगर हमारी जीडीपी अच्छी होती है, जीडीपी मजबूत होती है, तो क्या इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि भारत के सभी लोगों में समृद्धि आ रही है समान रूप से? क्या ऐसा संभव होगा? तो ऐसा टेक्निकली नहीं होगा, इसलिए कि जीडीपी का ग्रोथ कई पॉइंट पर निर्भर करता है और यह आवश्यक नहीं कि गरीब व्यक्ति के पास भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जीडीपी का लाभ मिल पा रहा हो। ऐसा नहीं है जैसे हम कहें कि यहाँ पर हम तेजस विमान को हम मान लो निर्यात कर देते हैं। तेजस विमान हमने बनाया, फाइटर प्लेन बनाया और उसको हमने निर्यात कर दिया, उससे हमें अरबों डॉलर मिल गया। तो निर्माण हमने तेजस का किया, निर्यात किया, तो स्वाभाविक है कि हमारे जीडीपी में बढ़ोतरी दिखाई देगी। लेकिन क्या इसका वास्तविक फायदा ग्रामीण क्षेत्र में मिल पा रहा है? तो नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि वहां की अर्थव्यवस्था अलग तरीके से संचालित हो रही है। ओवरऑल ग्रोथ होगा। अब सरकार सड़क बना देगी उसी पैसे से तो थोड़ा सा प्रभाव तो हम देख पाएंगे कि प्रभाव हो रहा है। हो सकता है स्कूल खोल दे उसी पैसे से तो थोड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, लेकिन उससे हम डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय को नहीं दिखाता है प्रत्येक व्यक्ति का, क्योंकि वह एक एवरेज इनकम को दिखाता है, औसत आय को दिखाता है। तो इस काल में हम क्या देखते हैं कि समृद्धि तो आई, लेकिन सामान्य जनता के पास समृद्धि नहीं पहुंच पा रही है, पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जीडीपी से अनुमान लगाना बिल्कुल संभव नहीं है। ये सब आपने इकोनॉमी में अच्छे से पढ़ा है। हमने क्या देखा, यह इस काल में चूंकि निरंतर युद्ध हो रहा था, इसको हम एक जस्टिफाई कर दें जो हमने बात कही, इस काल में चूंकि निरंतर युद्ध हो रहा था, निरंतर युद्ध हो रहा था, युद्ध हो रहा था, अतः यह काल क्या होगा, यह काल सामान्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों के आर्थिक सामाजिक पतन का काल, आर्थिक सामाजिक पतन का काल। बहुत फायदा नहीं हुआ, सामाजिक पतन का काल। ठीक है, हमने देखा कि बहुत समृद्धि आ रही है, लेकिन इससे बहुत बेनिफिट हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार युद्ध हो रहा है। लगातार युद्ध होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि इसकी वजह से
हमें अवरोध हो जाता है, सांस्कृतिक प्रगति का भी होगा। हम क्या देखते हैं, यह एक तरह से आर्थिक विषमता का काल था। यह क्या है, यह एक प्रकार से आर्थिक विषमता का काल था, विषमता का काल था। आर्थिक विषमता का काल मतलब क्या होता है, कल ये चैप्टर फिनिश होगा, आज तो खैर दूसरे सेशन में मुझे जाना है, और ये सेशन इसी समय मतलब 7 बजे वाला जो सेशन है फ्राइडे को समाप्त हो जाएगा, यानी 2 दिन और चलेगा, उसके बाद शाम की क्लास समाप्त हो जाएगी। तो वैसे भी कल से मैं 4 बजे से सेशन लेने वाला हो, तो 4 से 6 तक 2 घंटे मैं लूँगा, तो ये चैप्टर भी खत्म होगा, अगले चैप्टर में भी हम एंट्री कर देंगे और देखेंगे कि इतना भी अगर डिस्कस करते हुए चले तो समय आधा ही लगेगा, यानी इसी अक्टूबर में आपके सिलेबस को मैं पूरा करने में सक्षम हो जाऊँ। इसलिए टाइम को चेंज किया जा रहा है, और अभी 1.5 घंटे पढ़ा ही रहे थे, आधा घंटा और कर लेंगे। आशा करता हूं कि आपको अगर बहुत बोरियत फील होगी, बहुत आप थके हुए महसूस करेंगे, तो मैं अगर पास में रहता तो भाई हाथ पैर आपका मतलब मैं मालिश कर देता, सर का मालिश कर देता। भाई बच्चे हो तो आपके लिए तो मुझे इतना करना पड़ेगा। आप थक गए, मैं नहीं थकूंगा, आप थक जाते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा गार्जियन को जायज़ बनता है कि आपकी सेवा की जाए, क्योंकि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ। लेकिन आप चाहें तो रुक करके देख ले, आधा क्लास एक बार देखा, आधा क्लास एक बार देखा, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो एक लाइव ही पढ़ाऊंगा, तो जो बच्चे आ सकते हैं आएंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड आपका क्लास चलता ही रहेगा। आज के सेशन को यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि तुरंत दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी 7 o'clock में। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन वहां पर हम लोग लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को, हाँ, जो पूर्वावलोकन वाला सीरीज है, जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए। तो कल की क्लास जो हो जाएगी वह कब हो जाएगी, कल की क्लास जो हो जाएगी वह शाम को 4 बजे हो। कल से क्लास क्या हो जाएगी, क्लास शाम 4 से 6 तक होगी। 4 से 6 बजे तक कल से क्लास यह होने वाली है। कल से ही होगी, कल की नहीं। अब डेट चेंज नहीं करेंगे, टाइम चेंज नहीं करेंगे, कल से यह क्लास शाम के 4 से 6 तक होगी। ठीक है बच्चे, इजाजत दीजिए, बाय एंड टेक केयर।